हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है जो है इस वीडियो में वो है इंटरप्रिटेशन क्लाउज, जो कि सेक्शन 2 में दिया गया है और सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, तो मैं आज बताऊंगी। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो सेक्शन 2 के सब सेक्शन ए में दिया गया है प्रपोज़ल, सब सेक्शन 2B में दिया गया है, सब सेक्शन बी में दिया गया है प्रॉमिस, फिर है सब सेक्शन सी जिसमें कि दिया गया है प्रोमिजर एंड प्रोमिजी, सब सेक्शन डी में दिया है कंसिडरेशन, 2 के ई में सब सेक्शन ई में दिया गया है एग्रीमेंट, फिर उसके बाद है सेक्शन 2 के सब सेक्शन एफ में रेसिप्रोकल प्रॉमिस, सेक्शन 2 के सब सेक्शन जी में दिया गया है वॉइड एग्रीमेंट, फिर आएंगे हम लोग सब सेक्शन 2H जो कि है कॉन्ट्रैक्ट, इसकी डेफिनेशन। उसके बाद आई में है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड जे में है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इतने ये हम लोगों को आज मैं आपको समझाऊंगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके बताइए मुझे कैसा लगा है, और क्या आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हैं, क्या टॉपिक में लेके आऊँ। और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। तो प्रपोज़ल देखते हैं। प्रपोज़ल क्या है? व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of other। तो समझिए, जब एक पर्सन क्या चाहता है, अपनी विलिंगनेस दिखाता है, यानी कि अपनी इच्छा दिखाता है कुछ करने की या कुछ ना करने की। क्यों? क्योंकि उसे दूसरे की एसेंट चाहिए, उसके दूसरे की हामी चाहिए, उसको एक्सेप्टेंस चाहिए होती है किसी काम के लिए। तो ऐसी जो प्रपोज़ल होता है, इसको ऑफ़र भी बोल सकते हैं हम लोग। इंग्लिश लॉ में इसको ऑफ़र भी बोला जाता है, पर अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको प्रपोज़ल बोला गया है। तो इस तरह का ऑफ़र या जो भी हो उसको हम लोग कहते हैं प्रपोज़ल। ठीक है। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ये है ए, इसको ये रेडियो अपना बेचना है, और ये बी से कहता है कि मैं आपको अपना रेडियो दूंगा। तो ये तो यहाँ पर हो गया इसकी विलिंगनेस कि वो अपना रेडियो देना चाहता है किसको? व्यू बी को। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो 500 रुपये दे दे। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर कि ये इसकी एसेंट ऑब्टेन करना चाहता है, इसलिए ये बी से 500 रुपये मांग रहा है। तो इसको हो गया, ये चीज़ हो गई प्रपोज़ल। ए यहाँ पे प्रपोज कर रहा है, तो ये हो गया प्रपोज़ल। ठीक है। तो यहाँ पे इसमें अगर आप ये डेफिनेशन देखिएगा तो इसमें दो चीज़ें अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक तो विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, और दूसरा है विद ए व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पार्टी। अब आ जाते हैं सेक्शन 2B पर। इसमें क्या दिया गया है? प्रॉमिस। प्रॉमिस में क्या दिया गया है? व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात बताई गई है। जब एक प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है उसको हम लोग कह देते हैं प्रॉमिस। ये मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू हो गया प्रॉमिस। देखिए यहाँ पे इन्होंने बी ने अगर जब बोल दिया कि ठीक है, ओके, मुझे मंजूर है, मैं आपका रेडियो ले लूँगा, इसके बदले आपको 500 रुपये दे दूँगा, तो ये एक्सेप्ट कर लिया बी ने। तो यहाँ पे ये पूरा हो गया, ये प्रपोज़ल प्रॉमिस हो गया ये। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन नहीं दी गई है, यहाँ पे किसकी डेफिनेशन दी गई है? ये बताया गया है कि जब प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एक प्रॉमिस बन जाती है। यही देख हमने यहाँ पर भी यही बताया है। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जो भी प्रॉमिस है ना, वो दो तरह की हो सकती हैं। एक तो एक्सप्रेस प्रॉमिस, ठीक है, और दूसरी इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कैसी प्रॉमिस हो गई? जैसे ए ने रेडियो के लिए बोला था, जैसे अभी हमने बताया आपको, बी ने कहा था कि ठीक है, मैं आपका रेडियो ले लेता हूँ और उसकी जगह मैं आपको 500 रुपये दूंगा। तो यहाँ पर ये एक्सेप्टेंस जो हुई, इसने बोला है, तो ये एक्सप्रेस हो गया।
और इसी की जगह अगर ए बोलता कि मुझे अपना रेडियो बेचना है, उसके बदले आप 500 रुपये दीजिए मुझे, तो ये अगर बी बिना कुछ कहे अपनी जेब से 500 रुपये निकाल कर दे देता, तो यहाँ पे ये हो जाता इम्प्लाइड। ठीक है, तो ये होता है एक्सेप्टेंस। जैसे ही अगर बी जो है एक्सेप्ट कर लेता है ये, वैसे ही ये बाउंड हो जाते हैं, एक इनके बीच में एक रिश्ता बन जाता है। और फिर उसके बाद अगर ये एक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल भी है तो फिर ड्यूटी बाउंड हो जाते हैं, इनको करना ही करना है, नहीं तो कोर्ट इन्फोर्सेबल कराएगी अगर कोई भी अपनी ड्यूटी जिसने भी ब्रीच की है तो। अब आ जाते हैं सेक्शन 2 के सबसेक्शन सी में, जो कि है प्रोमिजर एंड प्रोमिजी। ये बहुत ही इजी है बताने में, मतलब बहुत ही सिंपल है कि जिसने प्रॉमिस की है वो तो हो गया प्रोमिजर, और जिसने एक्सेप्टेंस दी है वो हो गया प्रोमिजी। इसकी बस ये डेफिनेशन है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज़ कॉल्ड प्रोमिजर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज़ कॉल्ड प्रोमिजी। अब आ जाते हैं सेक्शन 2 के सबसेक्शन डी में, जिसमें दिया गया है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में क्या है? व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिजर the promisee or other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promise to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise। मतलब कि इसमें देखिए नोट करने वाली बात क्या है, सबसे पहली कि यहाँ पर डिज़ायर किसकी है? डिज़ायर ऑफ द प्रोमिजर, तो प्रोमिजर की डिज़ायर है, ठीक है। और एक्ट किसको करना है? प्रोमिजी को करना है। द प्रोमिजी या उसके बिहाफ पे अदर पर्सन, उसको ये करनी है प्रॉमिस पूरी, ठीक है। तो इसमें ये दो चीज़ें, मतलब कि जैसे अगर हम किसी को कोई चीज़ देते हैं, जैसे इसी में देख लीजिए ये प्रोमिजर है, इन्होंने जो रेडियो बेचा था, अपना रेडियो के लिए बोला था कि 500 रुपये में मैं रेडियो आपको देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर डिज़ायर किसकी है? प्रोमिजर की। प्रोमिजर ने कहा है कि मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो प्रोमिजर की मर्ज़ी से हो रहा है, और जो प्रोमिजी है वो दे रहा है, तो यहाँ पे क्या दे रहा है? 500 रुपीज़। तो ये जो 500 रुपीज़ हैं, ये है हमारा कंसिडरेशन। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इस डेफिनेशन के हिसाब से यही है कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन पास्ट कंसिडरेशन भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, और फ्यूचर भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। ये आगे हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना ही, क्योंकि हमें ये पूरी वीडियो को ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। अब आ गया हमारा सेक्शन 2E, जो कि है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, मतलब कि किसी ने एक प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिस, कई सारी प्रोमिस जो है, फॉर्म द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ऐसी प्रोमिस जब कंसिडरेशन दोनों पार्टी के लिए करती हैं तो उसको कहते हैं एक एग्रीमेंट। इसमें क्या हुआ, यानी कि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस जैसा बताया था प्रॉमिस, या कई सारी प्रोमिस भी हो सकती हैं। जब वो कंसिडरेशन भी करें दोनों पार्टी के लिए तो ये हो गया एग्रीमेंट। ओके, अब आया हमारा 2F सेक्शन 2 का सबसेक्शन F, जो कि है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या हैं देखते हैं। प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। यानी कि ऐसी प्रोमिसेस जो दोनों के लिए कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन कर रहे हैं ईच अदर, इनको रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कहते हैं। जैसे ये प्रोमिजर है, यहाँ पर इसको रेडियो देगा, और ये प्रोमिजी है, ये 500 रुपीज़ देगा, तो फिर ये एक प्रॉमिस हो गई, दोनों की तरफ से है, दोनों को देना है कुछ ना कुछ, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो जाएगी। इसमें किसी एग्रीमेंट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस भी हो सकती हैं, तो अक्सर बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो ये प्रॉमिस है, वो एग्रीमेंट है, और कंसिडरेशन बना रहा है, तो हो सकता है किसी एग्रीमेंट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हों। एनीवे, अब हमारा सेक्शन 2 का सबसेक्शन G आता है,
जो कि है वॉइड एग्रीमेंट्स। कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो वॉइड हैं? तो इसकी डेफिनेशन जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है कि सेक्शन 2 के सबसेक्शन जी में दी गई है, वो ये है, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ वॉइड एग्रीमेंट। मतलब कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है तो ये वॉइड एग्रीमेंट हो गया। ऐसे कई सारे इसमें अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो बीच बीच में कहीं ना कहीं कुछ केसेस सेक्शंस आते रहते हैं। जैसे सेक्शन ये हमारा है 24 से लेके 30 तक, इसमें बीच में काफ़ी सारे वॉइड एग्रीमेंट्स बताए गए हैं कि कौन कौन से हैं, या कि ये भी अगर कोई माइनर कर रहा है तो वो भी एक वॉइड हो गया वॉइड एग्रीमेंट। इसी तरह से काफ़ी हैं जो कि हम लोग आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तो बस इतना ही खैर बता देते हैं। ये तो ठीक है, वो एग्रीमेंट्स जो इन्फोर्सेबल नहीं हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ में ना आए मेरे ख्याल से। अगर आए तो प्लीज़ आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूँगी। अब आया सेक्शन 2H, ये है कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बहुत ही ख़ास है। इसी पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट टिका हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसकी डेफिनेशन भी बहुत कठिन नहीं है, कोई बहुत ही आसान है, समझने वाली है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो वॉइड एग्रीमेंट्स हो गए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एक डायग्राम से बनाया है, ये एक बार है, ये है एग्रीमेंट्स। इसमें जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है ये मैंने लिखा है वो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो नॉट इन्फोर्सेबल है वो वॉइड एग्रीमेंट्स हो गए। ठीक है, क्लियर। अब आया सेक्शन 2 का सबसेक्शन आई। इसमें क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले इसकी। एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर और of the parties thereto, but not at the option of other or others is a voidable contract। मतलब कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी तो चाहे तो वो इसको कह सकती है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा अगर कोर्ट में जाए, लेकिन अगर दूसरी पार्टी चाहे तो वो कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये किसी एक पार्टी के इच्छा पे है कि वो कोर्ट में जाके इसको वॉइड बुलवा दे। कि जैसे कि अगर किसी ने किसी को धोखे से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, जैसे यही रेडियो वाला कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं हम, अगर इन्होंने अपने रेडियो में कुछ गलत बता दिया कि या फ्रॉड कर दिया कि रेडियो तो है लेकिन वो ऊपर से डिब्बा है अंदर एकदम खाली है, या कुछ भी इस तरह का है, मतलब और इन्होंने कह दिया कि मेरा रेडियो तो बहुत बढ़िया है भाई, जो भी मतलब कुछ झूठ बोल के या फ्रॉड करके या कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन किया हो या ऐसा कुछ किया हो इन्होंने, ए ने, और 500 रुपये बी से कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ले लिए इन्होंने। तो अब बी की इस इच्छा पे है कि ये कॉन्ट्रैक्ट की ये कह दे कि ये वॉइड है। अगर कोर्ट में कहेगा कि सर इन्होंने तो मुझे ठग लिया, तो फिर कोर्ट इसको वॉइड एग्रीमेंट भी कह सकती है कि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और इसने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो काम का है, मैं किसी और को गिफ्ट दे दूँगा, 500 रुपये में क्या बिगड़ता है, आजकल 500 रुपये की वैल्यू ही क्या है, चलो ले लेते हैं। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ठीक कॉन्ट्रैक्ट हो गया प्रॉपर। अब है सेक्शन 2J, ये है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ becomes void when it ceases to be enforceable। मतलब इसकी इन्होंने डेफिनेशन ठीक से नहीं बताई है कोई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। उन्होंने कहा है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पहले तो ठीक ठाक कॉन्ट्रैक्ट थे लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो इन्फोर्सेबिलिटी उसकी ख़त्म हो गई, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा क्या, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि ए और बी के बीच में एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें कि ए ने बोला था कि अच्छा वो शिप एक आ रही है, जब ये वापस आ जाएगी शिप तब मैं आपको 500 रुपये दे दूँगा। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, लेकिन ये कारण ही ख़त्म हो गया, शिप में बीच में आग लग गई और शिप ख़त्म हो गई। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, क्योंकि जब कुछ बचा ही नहीं है तो कैसे हाँ या ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड। पहले कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन शिप जलने की वजह से तो भाई कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो ही गया पूरा, क्योंकि सब्जेक्ट ही इसका ऑब्जेक्ट ही जल गया है, तो फिर क्या बोलें। तो ये हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में और वॉइड एग्रीमेंट्स में क्या डिफरेंस है ये देख लीजिए। ये तो
शुरू से ही वॉइड थे अब इनिशियो, लेकिन ये बाद में जाके एग्रीमेंट बन के पूरी प्रोसेस हो गई थी इनकी कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद वॉइड हुए। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। यहीं तक है सारे, ये लास्ट सेक्शन था इसका। तो आपका आज इस वीडियो में पूरा कवर हो चुका है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2। तो यही सारी डेफिनेशंस थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।